हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज केयर। दोस्तों, आज का जो दिन है वो काफ़ी गौरवपूर्ण व्यक्तित्व को याद करने का दिन है। जी हाँ, वो हमारे बीच तो अभी नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रेरणाएं, उनके जो विचार हैं अभी भी हम युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और ये आगे भी रहेगा। उनके जो विचार हैं, उनके जो कोट्स हैं, वो आज भी युवाओं को प्रेरणा देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के 11वें राष्ट्रपति, जो कि एक सबसे पहले तो एक विख्यात कुशल वैज्ञानिक हुए, लेखक हुए, और जिन्होंने युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन करते हुए आखिरी जो अपनी सांसें हैं वो छात्रों के बीच, युवाओं के बीच हैं। अपने जीवन के आखिरी क्षण भी उनका युवाओं के पथ प्रदर्शक के रूप में ही उनका बीता। तो आइए हम उनको याद करते हैं। सबसे पहले उन्हें नमन है और उनका जो गौरवपूर्ण व्यक्तित्व है उन पर आज हम बात करेंगे। तो आइए हम जानते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ दोस्तों, बहुत छोटे से गांव, ये कहाँ से, छोटे से गांव से काफ़ी कठिन तपस्या के बाद वो इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे। और उन्हें उनकी जो जीवन थी वो चांदी के चम्मच वाली जीवन नहीं थी। अर्थात जन्म जो हुआ वो कोई बड़े परिवार में नहीं हुआ, एक छोटे से परिवार में हुआ। और छोटे से परिवार में उन्होंने काफ़ी मेहनत करके इनका जन्म तमिलनाडु के धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, वहाँ से इन्होंने स्टार्ट की और इनके कोर्स तो हमेशा रिलेवेंट हैं और आगे भी रिलेवेंट ही रहेंगे। ये कभी प्राचीन नहीं हो सकते, पुराने नहीं हो सकते। सक्सेस के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि मैन नीड्स हिज डिफ़िकल्टीज़ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। उन्होंने कहा कि आदमी के बीच समस्याएं होनी ज़रूरी है ताकि इन समस्याओं के बाद वो क्या कर सके, जो इन्जॉय है, सक्सेस का जो इन्जॉय है उसका मज़ा तभी है जब आप अपनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद सक्सेस होते हैं। तो युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है, जो छात्र तैयारी करते हों या किसी भी फील्ड में काम करते हों, उन सब के लिए इंस्पायरेशन है। आप भी यही सोच कर चलें कि अगर आपके जीवन में कोई दुख नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को कर ठानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। कलाम साहब की पुण्यतिथि 27 जुलाई 2015 को इनका स्वर्गवास हो गया और आज ही के दिन हम उनको याद करते हैं। एक पुण्यतिथि के तौर पे 27 जुलाई 2015 को इनका देहांत हो गया था। तो आज ये 5वां वर्ष है इनके पुण्यतिथि का। चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। इनके बारे में जब कुछ कहना तो बहुत कम ही है, क्योंकि बहुत विशाल प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व हैं। मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से गांव में हुआ, जिसका नाम था धनुषकोडी। गांव का क्या नाम था? धनुषकोडी। इस गांव में अपने संयुक्त परिवार के साथ, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी उस समय, न्यूक्लियर फैमिली नहीं। आजकल तो न्यूक्लियर हो गया और न्यूक्लियर में भी विस्फोट, न्यूक्लियर में भी न्यूक्लियर हो रहा है। मतलब कि हमारे दो बस उतने पर सिमट जा रहे हैं, दादा दादी बाकी सब अलग छूटते जा रहे हैं। तो ये समाज हमारा खतरे की घंटी पर है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके पिताजी मछुआरों को नाव किराए पर देते थे। उनकी माता होम मेकर थी। कोई बड़ा, मैंने कहा ना कि सिल्वर स्पून के साथ उनका जन्म नहीं हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के एक प्राइमरी स्कूल से की थी। आप जानते हैं तमिलनाडु में रामेश्वरम काफ़ी फेमस जगह है। तो वहाँ से उन्होंने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर की आर्थिक सहायता के लिए वो अखबार बेचा करते थे। ये रेलिवेंट बात है, अखबार बेचते थे। और कभी कभी मैंने ऐसे किस्से सुने हैं कि कभी कभी वे बीज वगैरह चुनकर भी बेचा करते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवनचर्या को, संघर्षपूर्ण जीवन को एक मुकाम तक पहुंचाया। यह हमेशा के लिए सभी छात्रों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने 12वीं की पढ़ाई रामनाथपुरम में स्वाटर्स हायर सेकेंडरी स्कूल से की। कहाँ से? स्वाटर्स हायर सेकेंडरी स्कूल से।
उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन करने के लिए सेंट जोसेफ कॉलेजों में अपना एडमिशन लिया, जो कि तिरुचिरापल्ली में स्थित है। तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने रामेश्वरम से की। उसके बाद 12वीं के लिए इन्होंने 12वीं रामनाथपुरम में स्थित स्वाटर्स मैट्रिकुलेशन स्कूल है, वहाँ से किया। और ग्रेजुएशन इन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से किया। फिर भी इनका मन नहीं भरा और उनकी शिक्षा का अंत नहीं हुआ, चूँकि इनका मुकाम बहुत बड़ा था। तो आगे इन्होंने पढ़ाई 1955 में मद्रास जा पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर अंतरिक्ष विज्ञान में, यानी कि एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की, एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई की, स्पेस की। तो अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई की इन्होंने 1958 में। उनका सपना था फाइटर पायलट बनने का। जी हाँ, फाइटर पायलट बनने का सपना था, लेकिन ये सपना इनका पूरा नहीं हो पाया। ये तो इनसे आगे भी निकल चुके। इसके बाद उन्होंने रक्षा अनुसंधान विकास अनुसंधान यानी DRDO में प्रवेश किया, जहां उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना का सफल संचालन किया। तो इन्होंने अपनी जर्नी जो है DRDO से स्टार्ट की। DRDO में वे अपने काम से संतुष्ट नहीं थे और उसके बाद उन्होंने वहाँ काम छोड़ दिया। ये देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के समय की तस्वीर है, और इस दरम्यान ये राष्ट्रपति रहे थे भारत के 11वें। इसके बाद उन्होंने 1962 में इसरो में प्रवेश किया। इसरो में कब घुसे ये? 1962 में। इससे पहले 1958 में ये कहाँ शामिल हुए थे? DRDO में। इसरो में APJ अब्दुल कलाम ने कई परियोजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया, और जिनमें इनका सबसे महत्वपूर्ण था पृथ्वी, जिसको SLV-3 कहा जाता है। SLV-3 भी कहा जाता है। इसका पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया जाना काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, और भारत यहीं से अपनी जो स्पेस अभियान है उसको शुरुआत अंजाम तक पहुंचाया। और आज हम उसी का परिणाम है कि आज हम गिने चुने देशों में शुमार हैं, और हमारे वैज्ञानिक लगातार अच्छे काम कर रहे हैं। इसरो हर दिन एक नई ऊर्जा कीर्तिमान स्थापित करता है और हमारे देश को गौरव प्राप्त करवाता है। इस कार्य में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1980 में ही बहुत ही मेहनत और लगन के साथ संपन्न किया था। इनकी इसी सफलता के बाद भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। तो इन्हीं का प्रयास था, इन्हीं के बदौलत हम लोग मिसाइल मैन इन्हें कहते हैं, और भारत को मजबूत शक्ति के रूप में उभारने में इनका काफ़ी योगदान है। इसरो में भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान परियोजना के निदेशक पद पर इनको नियुक्त किया गया था पहले। इसरो के कार्यकाल के दौरान ही उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, जैसे कि नासा की यात्रा की, राजा रमन्ना के साथ मिलकर उन्होंने भारत का पहला परमाणु परीक्षण, गाइडेड मिसाइल को डिजाइन करना, ये सब काम किया था। इन सब के बाद APJ अब्दुल कलाम एक सफल तथा ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक बन चुके थे। सबसे बड़ी बात तो इनकी सिंप्लिसिटी इतनी अच्छी थी, इतने विचार के इतने अच्छे थे, जो कि आज भी इन्हें प्रेरणा के रूप में लिया ही जाता है। 1981 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और ये कोई बड़ा सम्मान नहीं था, आगे भी सम्मान इन्हें मिले हैं। 1982 में वह पुनः भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के निदेशक के पद पर फिर से इनको ये पदभार दिया गया। अब उन्होंने स्वदेशी, यानी कि जो अपने देश में स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र यानी गाइडेड मिसाइल की तरफ अपना ध्यान लगाया और स्वदेशी पर ज़्यादा जोर किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1990 में फिर पद्म विभूषण से, पहले तो उन्हें पद्म भूषण दिया गया, फिर पद्म विभूषण दे दिया गया। 1990 में इन्हें सम्मानित किया गया। उसके बाद 1992 से लेकर 1999 तक वे रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर भी उन्होंने काम किया। साथ ही वह सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव भी थे। 1997 में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। उन्हीं के नेतृत्व में 1998 में भारत ने अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण, आप जानते हैं कि दूसरा जो परमाणु परीक्षण हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, तो वो सफलतापूर्वक हुआ। ये जो है ये इन्हीं की देन है, कलाम साहब की देन है। भारत आज परमाणु हथियार के निर्माण में सफल हो पाया है, ये सब इन्हीं की देन है। इस दौर में वह भारत के सबसे प्रसिद्ध और सफल वैज्ञानिक न्यूक्लियर साइंटिस्ट के तौर पर जाने जाते थे। ये इंदिरा गांधी के समय की एक तस्वीर है।
2002 में उनके प्रति भारत की जनता ने सम्मान दिखाते हुए, जीवन की उपलब्धियों और भारत के प्रति उनका लगाव देखते हुए एनडीए ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया और ये तय थे कि राष्ट्रपति बनना है, इतने अच्छे व्यक्तित्व के थे। फलस्वरूप वह चुनाव में जीतकर 2002 में राष्ट्रपति बने और इन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया। जनता का राष्ट्रपति, पीपल्स प्रेसिडेंट कहे जाने वाले हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब। उनके इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई सभाएं संबोधित की, जिनमें उन्होंने भारत के और यहाँ रह रहे युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने पर जोर दिया। हर हमेशा वो युवाओं को अपनी प्रेरणा देते थे और उनके साथ देने का हमेशा कोशिश करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम अपनी ज़िंदगी में एक सरल तथा अनुशासन प्रिय, ऐसा कहा जाता है कि जब उनका स्वर्गवास, जब वे राष्ट्रपति भवन खाली करके गए तो महज 4-5 बक्सा उनका किताब था और बस जो सारी 1-2 सेट कपड़े थे। ऐसे व्यक्तित्व के थे कि जिन्होंने अपने सारे पैसे को भी चैरिटी में दान दे दिया था। तो इतने बड़े प्रतिभा और व्यक्तित्व के धनी और अविवाहित थे, इनका कोई पुत्र नहीं था और इतने त्याग, कोई आदमी इतना महान कैसे हो सकता है। मुझे तो बहुत आश्चर्य लगता है कि इनकी महानता का बखान करना भी अपने आप में एक संसार है। इस बात से संसार है कि मैं इनके गुणों का व्याख्यान करना, मैं तो असमर्थ हूँ, मेरे पास उतने शब्द नहीं हैं। चलिए, लेकिन उनकी गाथाओं को हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इतना तो ज़रूर कह सकें उनके बारे में। वे राजनीतिक व्यक्ति के नहीं थे, लेकिन राजनीति में रहकर वे देश के विकास के बारे में सोचते थे। इतने महान थे, इतने महान। वे जानते थे कि युवाओं का बेहतर विकास ही देश को आगे बढ़ा सकता है। काश अभी के जो नेता हैं, जो व्यक्तित्व है, जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर में हैं, काश ऐसा सोच पाते युवाओं के बारे में, तो हम उन्हें भी महानता का दर्जा देते, हम उन्हें भी आइडियल मानते। लेकिन ऐसा कहाँ है, अभी तो सब युवाओं को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। उनका कहना था कि 2 वर्षों के इतिहास में भारत पर 600 वर्षों तक अन्य देशों ने शासन किया। अगर आप विकास चाहते हैं तो देश में शांति की स्थिति होना ज़रूरी है। और शांति कैसे स्थापित होगी, तो अगर आपका देश शक्तिशाली होगा, संपन्न होगा, शक्ति से भरा होगा, तो आप विकास कर सकते हैं। आपको कोई डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं। तो इन्होंने प्रक्षेपास्त्रों को विकसित किया था। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का राष्ट्रपति कार्यकाल 2007 में समाप्त हो गया। इसके बाद वे कहाँ रुके, इसके बाद भी तो नहीं रुके। इसके बाद वे प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत रहे और शिलोंग, अहमदाबाद, इंदौर के जो IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पर उन्होंने पढ़ाया। उसके अलावा IISc बेंगलोर, भारतीय विज्ञान संस्थान में उन्होंने व्याख्यान दिया। उसके बाद वे अन्ना विश्वविद्यालय में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये देखिए इनकी बीना बजाते हुई, क्या है दोस्तों, ये बीना है। तो इन्हें संगीत में भी काफ़ी लगाव था। उसके बाद भी एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के भी प्रोफेसर रहे। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कई अन्य प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानों में भी अपना योगदान दिया। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इन्हें गीता और कुरान दोनों का अनुसरण करते थे। बचपन में इन्हें मंदिर मस्जिद का कोई फ़र्क नहीं था और इन दोनों धर्मों को ये बराबर मानते थे और इनकी आस्था सब से अलग थी, बिल्कुल अलग। एक होता है कि कट्टरता का विचार आ जाता है लोगों में, और ऐसा नहीं था, ऐसा व्यक्तित्व नहीं था। इसलिए तो हम इन्हें महानता की श्रेणी में रखते हैं, इसलिए तो हम इन्हें याद कर रहे हैं। कहाँ दूसरे को ऐसा इस तरह का व्यक्तित्व, कहाँ ऐसा व्यक्तित्व दूसरों में हम देख पाते हैं। उन्हें भक्ति गीत सुनने और वाद्य यंत्र बजाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उनका लगाव भारत की संस्कृति और परंपरा से काफ़ी था। 27 जुलाई 2015 को मिसाइल मैन हम सबको छोड़कर अलविदा हो गए और उनका जाना हमारे देश के लिए कोई बहुत छोटी सी क्षति नहीं थी, या इररिपेरेबल क्षति थी। इसकी पूर्ति करना आज भी आसान नहीं है। उस तरह का व्यक्तित्व आप न तो राष्ट्रपति में देखते हैं, न प्रधानमंत्री में देखते हैं। आज की राजनीति में आप इस तरह का व्यक्तित्व नहीं देख पाते हैं। शायद कोई दूसरा कलाम जन्म ना ले, मेरे ख्याल में।
मैं जब तक हूँ तब तक तो नहीं लग रहा है, पता नहीं मैं मर जाऊँ तो हो जाए। कलाम साहब की मृत्यु की वजह दिल का दौरा था। ये पढ़ा ही रहे थे उस समय ये IIM शिलोंग में अपना व्याख्यान दे रहे थे और उसी समय इन्हें दिल का दौरा पड़ा और एक गौरवपूर्ण व्यक्तित्व ने हम सारे को अलविदा कह दिया और अपने हाल पर छोड़ गए। 28 जुलाई को उन्हें दिल्ली में और 29 जुलाई को उन्हें मदुरई में श्रद्धांजलि दी गई। 30 जुलाई को उन्हीं के नगर रामेश्वरम के पी करुम्बडू ग्राउंड में पूरे सम्मान के साथ उन्हें दफनाया गया और 3.5 लाख से ज़्यादा लोग उनके श्रद्धांजलि देने पहुँचे। तो ये कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं था जो इतने ही लोग हैं, इससे और भी ज़्यादा लोग जाने चाहिए थे। और गूगल भी इनकी पुण्यतिथि के दिन काला रिबन लगाकर दिखा रहा था, शोक प्रकट कर रहा था। भारत सरकार ने 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इनकी प्रतिभा और इनके व्यक्तित्व को लोहा माना और उनके 79वें जन्मदिन को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया। ठीक है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए बहुत सारी किताबें लिखी और इनमें प्रमुख किताबें हैं विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, मैनिफेस्टो फॉर चेंज, इंस्पायरिंग थॉट्स, कोटेशन इन हिंदी। ये सारी इनकी प्रमुख किताबें हैं और एक बार फिर से हम इन्हें अपनी तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज द नॉलेज केयर से भी जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।